अरण्य एक छोटे से गांव का लड़का। फटे पुराने कपड़े, पुरानी किताबें और आंखों में हजारों सपने। पिता मजदूर, मां गृहिणी। किसी तरह घर चलता था, लेकिन फिर भी अरण्य की पढ़ाई की इच्छा कभी नहीं रुकी। गांव के स्कूल में पढ़ता था वह, और उसका सबसे प्रिय दोस्त था अमित। अमित गांव के प्रधान का बेटा था और हमेशा अरण्य की पढ़ाई में मदद करता था। उसी स्कूल में पढ़ती थी सायंतिका, एक अमीर पिता की इकलौती बेटी, सुंदर और बुद्धिमान। अरण्य सायंतिका को पसंद करता था, लेकिन कभी खुलकर कह नहीं पाया। अगर सायंतिका के परिवार को पता चल जाता तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। फिर भी सायंतिका की आंखों की भाषा जैसे कहती थी कि वह भी अरण्य को कम पसंद नहीं करती। और अमित, वह भी दिल ही दिल में सायंतिका को चाहता था, लेकिन इस बात को उसने कभी अरण्य को महसूस नहीं होने दिया। अरण्य अभिनय से प्यार करता था, स्कूल के नाटकों में भाग लेता था, आईने के सामने खुद ही अभिनय करता था। धीरे धीरे वह किस्मत की तलाश में मुंबई शहर चला आया। फिल्मों के सेट पर जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करता, छोटे छोटे नाटकों में अभिनय करता। हजारों अपमान, तंगहाली, भूखे सोने की रातें, सब कुछ सह लिया था सिर्फ एक ही सपना देखकर, एक बड़ा अभिनेता बनने का। और यहां भी अमित ने उसकी बहुत मदद की। एक दिन एक मशहूर निर्देशक ने उसकी प्रतिभा देखी और एक फिल्म का मौका दिया। पहली ही फिल्म में धमाल मचा दिया। रातों रात अरण्य सबका पसंदीदा हीरो बन गया और उसी सफलता के साथ वापस आई पुरानी मोहब्बत, सायंतिका। सायंतिका का परिवार पहले राजी नहीं हुआ, लेकिन तब तक अरण्य इतना बड़ा सितारा बन चुका था कि उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अमित ने सायंतिका के माता पिता को शादी के लिए मनाया और फिर सायंतिका और अरण्य की शादी हो गई। 2 बच्चों का जैसा जन्म हुआ, एक बेटा अरिजीत और एक बेटी आरात्रिका। माता पिता के साथ खुशहाल जीवन बीत रहा था और अमित, वह अपने काम के सिलसिले में विदेश चला गया। अरण्य कभी किसी स्कैंडल में नहीं फंसा, उसकी एकमात्र चाहत उसका परिवार था। लेकिन सितारों की जिंदगी कभी स्थिर नहीं रहती। अरण्य ने पहली पंक्ति की सभी हीरोइनों के साथ काम किया था। इनमें से रूपसा सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी और उसे नंबर 1 हीरोइन बनने की जबरदस्त चाह थी। एक फिल्म की शूटिंग के लिए वे विदेश गए। वहीं वे एक दूसरे के करीब आ गए। उनके बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1 महीने बाद तूफान आ गया। अरण्य के पास एक फोन आया और फोन सुनते ही वह भागता हुआ रूपसा के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि रूपसा गर्भवती है और उस बच्चे का पिता अरण्य है। यह खबर सुनकर अरण्य स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। रूपसा ने उसे बताया कि वह यह बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि वह किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहती, लेकिन वह चाहती थी कि उसके बच्चे को उसके पिता का नाम मिले। अरण्य उलझन में पड़ गया कि वह क्या करे। वह अपनी पत्नी सायंतिका और अपने बेटे बेटी को क्या बताए। उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनते ही सायंतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि अरण्य ऐसा कर सकता है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगीं और धीरे धीरे यह खबर मीडिया में फैल गई। अखबारों और मैगजीन में उनके अलगाव की खबरें छपने लगीं। यह सब देखकर अमित विदेश से वापस आ गया ताकि अरण्य के साथ खड़ा रह सके। इसी बीच रूपसा भी अरण्य के घर पहुंच गई। सायंतिका को समझाया गया कि उसके और अरण्य के बीच कोई प्रेम संबंध नहीं था। जो कुछ भी हुआ वह बस एक कमजोर पल की भूल थी। बहुत समझाने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि रूपसा बच्चे को जन्म देगी, लेकिन कोई नहीं जान पाएगा कि वह अरण्य और रूपसा का बच्चा है। मीडिया में खबर फैल गई कि अरण्य फिर से पिता बनने वाला है, लेकिन यह बच्चा सरोगेसी के जरिए दुनिया में आएगा। मीडिया के सामने यह दिखाया गया कि अरण्य और सायंतिका के रिश्ते पहले की तरह मजबूत हैं और उनके बीच कोई दरार नहीं आई है। इस बीच अरण्य अपने पूरे परिवार को लेकर छुट्टियां मनाने विदेश चला गया। मीडिया में यह खबर फैल गई कि उनका परिवार खुशहाल है और उनके बीच सब कुछ ठीक है। कुछ महीनों बाद मीडिया में खबर आई कि अरण्य सरोगेसी के जरिए पिता बन चुका है। पूरा मामला बहुत गुप्त रूप से विदेश में हुआ था। अरण्य अपने बच्चे को अपने घर ले आया, लेकिन सायंतिका उस बच्चे को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाई। शुरू में अरण्य के पहले बेटे और बेटी को भी यह स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने छोटे भाई को अपना लिया। इसी तरह 5 साल बीत गए। अरण्य अपने मेहनत और लगन से देशवासियों के लिए एक आइकन बन चुका था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन अचानक अरण्य और उसके परिवार को एक सच्चाई का सामना करना पड़ा।
अरण्य का छोटा बेटा सौजन्य बहुत बीमार पड़ जाता है। उसकी बीमारी का पता चलता है अप्लास्टिक एनीमिया। इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, जो भाई बहनों से किया जाता है। अरण्य का परिवार यह खबर सुनकर दंग रह जाता है। उसका बड़ा बेटा अरिजित और बेटी आर्द्रिका फैसला करते हैं कि वे अपने भाई सौजन्य को बोन मैरो देंगे। आश्चर्यजनक रूप से सायंतिका भी अपने बच्चों के इस फैसले से सहमत हो जाती है। यह देखकर अरण्य भावुक हो जाता है। डॉक्टर अभी सभी टेस्ट करते हैं। अरण्य के बेटे अरिजित और बेटी आर्द्रिका की जांच की जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो अरण्य और उसकी पत्नी सायंतिका को बुलाया जाता है। डॉक्टर अभी सबसे पहले अरण्य से पूछते हैं, क्या आपका तीसरा बेटा सौजन्य आपका खुद का बेटा है या गोद लिया हुआ? यह सुनकर अरण्य और सायंतिका कुछ भी समझ नहीं पाते और कारण पूछते हैं। तब डॉक्टर अभी बताते हैं कि अरण्य के तीनों बच्चों के बोन मैरो टेस्ट किए गए, लेकिन उनके मैच नहीं हुए। फिर वे डीएनए टेस्ट कराते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है। इसके बाद पता चलता है कि अरण्य का तीसरा बेटा सौजन्य वास्तव में उसका जैविक बेटा नहीं है। यह सुनकर अरण्य और उसकी पत्नी सन्न रह जाते हैं। उधर अरण्य का तीसरा बेटा सौजन्य की हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। अरण्य कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए। अंततः डॉक्टर अभी एक डोनर ढूंढ निकालते हैं, जिसका मैच सौजन्य से पूरी तरह हो जाता है। इसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है और धीरे धीरे सौजन्य ठीक हो जाता है। इधर इस रहस्य के पीछे का सच जानने के लिए अरण्य रूपसा की तलाश करने लगता है। उसे पता चलता है कि रूपसा शादी करके विदेश चली गई है। इसी बीच अरण्य विदेश जाने का फैसला करता है और अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। उसकी पत्नी उसके फैसले से सहमत हो जाती है। इसी बीच अरण्य के पास एक फोन आता है। उसे पता चलता है कि रूपसा वापस भारत आ गई है। अरण्य और उसकी पत्नी रूपसा के घर जाते हैं और उससे सच जानना चाहते हैं, सौजन्य का असली पिता कौन है। रूपसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद वह उन्हें सच्चाई बताती है। उस समय रूपसा एक उभरती हुई अभिनेत्री थी। उसके पास ढेरों फिल्में थीं, लेकिन उसी दौरान उसे प्यार के जाल में फंसा लिया एक निर्देशक कुमार ने। उसके साथ उसका गहरा रिश्ता बन गया। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा। फिर उसी फिल्म की शूटिंग के लिए अरण्य, रूपसा और वह निर्देशक कुमार विदेश जाते हैं। वहां जाकर रूपसा को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह यह खबर कुमार को देती है, लेकिन निर्देशक कुमार साफ कह देता है कि वह बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। वह कहता है, अगर मैं एक बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा तो फिर मुझे और भी कई अभिनेत्रियों के बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके अलावा कुमार यह भी धमकी देता है कि अगर रूपसा ने इस बारे में किसी को बताया तो वह मीडिया में उनके अंतरंग पलों की तस्वीरें लीक कर देगा और उसकी पूरी फिल्मी करियर तबाह कर देगा। रूपसा समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए। वह डॉक्टर के पास जाती है गर्भपात करवाने के लिए, लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ जटिलताओं की वजह से गर्भपात संभव नहीं है। यदि वह ऐसा करती है तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है। तब रूपसा बहुत सोच विचार कर एक योजना बनाती है। उस रात वह अरण्य के जूस में शराब और नशीली दवाइयां मिला देती है। नशे की हालत में वह अरण्य को अपनी ओर आकर्षित करती है और वे दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। और उसके बाद की कहानी तो सभी को पता ही है। अरण्य सब कुछ सुनकर चुप रह जाता है, लेकिन सायंतिका रूपसा को भर्त्सना करने लगती है। इसी बीच एक छोटी बच्ची, जिसकी उम्र लगभग 2 साल होगी, नन्हे कदमों से चलती हुई माँ माँ कहते हुए रूपसा से लिपट जाती है। बच्ची के हाथ में अब भी अस्पताल का चैनल लगा हुआ था। वह बच्ची रूपसा की बेटी थी, राजन नाम। तभी पास के कमरे से अरण्य के छोटे बेटे के डॉक्टर अभी बाहर आते हैं। वे सायंतिका से कहते हैं, मैं जानता हूं कि रूपसा ने जो किया वह बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन आज अरण्य का छोटा बेटा सौजन्य जिंदा है। यह सिर्फ रूपसा की वजह से है। डॉक्टर अभी रूपसा के पुराने परिचित थे। जब उन्हें सौजन्य की बीमारी का पता चला तो उन्होंने यह खबर रूपसा को दी। रूपसा तुरंत अपनी 2 साल की छोटी बेटी को लेकर विदेश से लौट आई और अपनी बेटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सौजन्य के साथ करवाया। रूपसा हाथ जोड़कर अरण्य और सायंतिका से माफी मांगती है और उनसे अनुरोध करती है कि यह सच कभी समाज के सामने ना आए, क्योंकि अगर यह सच सामने आया तो उसका पूरा घर उजड़ जाएगा। उसके पति और परिवार को इस सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अरण्य और सायंतिका उसे भरोसा दिलाते हैं कि यह गुप्त राज हमेशा गुप्त ही रहेगा। अब जब सारी सच्चाई सामने आ गई तो अरण्य और सायंतिका के बीच की सभी गलतफहमियां समाप्त हो जाती हैं और उनका रिश्ता पहले से भी अधिक मजबूत हो जाता है। अरण्य के मन में जो अपराध बोध था वह भी समाप्त हो जाता है। वह सायंतिका का हाथ पकड़कर कहता है,
मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन मैं एक पिता की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। इसके बाद रूपसा विदेश लौट जाती है और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगती है। 15 साल बीत चुके हैं। अरण्य का बड़ा बेटा अरिजीत अरण्य की तरह ही एक बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। बेटी आरात्रिका एक बड़ी डॉक्टर बन चुकी है और छोटा बेटा सौजन्य विदेश में पढ़ाई पूरी कर देश लौट आया है। सौजन्य बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान था। उसमें एक विशेष क्षमता थी दूसरों के विचारों को समझने की। एक दिन जब वह अपनी बहन आरात्रिका की छोड़ी हुई एक फाइल खोज रहा था, तो उसके हाथ में अचानक एक मेडिकल फाइल लग जाती है। यह वही फाइल थी जिसमें उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट का रिकॉर्ड था। अरण्य को लगा था कि वह अब सभी तूफानों से उबर चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक और नया अध्याय खुलने वाला है। सौजन्य अपनी मेडिकल फाइल देखकर बेचैन हो उठता है। उसकी बेचैनी को देखकर अरण्य को चिंता होती है। जब वह उससे बात करता है तो सौजन्य सीधे अपने मेडिकल रिकॉर्ड के बारे में पूछता है। अरण्य समझ नहीं पाता कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन खुद को संभाल कर वह किसी तरह सौजन्य को समझाने की कोशिश करता है। सौजन्य अपने पिता से लिपट जाता है। दोनों बेहद भावुक हो जाते हैं, लेकिन सौजन्य शांत नहीं रह सका। उसने ठान लिया कि वह अपनी जन्म की सच्चाई का पता लगाएगा। वह यह बात अपनी बहन आरात्रिका को बताता है। आरात्रिका, जो विदेश में अपनी रिसर्च कर रही थी, अपने प्रोफेसर डॉक्टर जॉनसन को सौजन्य की मेडिकल रिपोर्ट भेजती है। डॉक्टर जॉनसन उन्हें तुरंत विदेश बुलाते हैं। वहां सौजन्य के कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जॉनसन हैरान रह जाते हैं। वे आरात्रिका और सौजन्य को बताते हैं कि सौजन्य प्राकृतिक रूप से इस दुनिया में नहीं आया, वह एक वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा है। यह प्रयोग था प्रोजेक्ट जेनेसिस। यह एक गुप्त शोध था जिसमें कृत्रिम रूप से जीन को बदला जाता था। इसका उद्देश्य था परफेक्ट ह्यूमन बनाना, एक ऐसा इंसान जिसे कोई हरा ना सके, जिसकी बुद्धि और क्षमता अद्वितीय हो। लेकिन सौजन्य का मामला पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसी कारण से उसके बचपन में एप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। जब आरात्रिका और सौजन्य डॉक्टर जॉनसन की लैब से बाहर निकलते हैं, तभी उन पर हमला होता है। उन पर गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन किसी तरह वे बचकर घर लौट आते हैं। वे सारी बात अरण्य और सायंतिका को बताते हैं। उसी समय अमित भी किसी विशेष काम से देश लौटता है। जब उसे पूरी कहानी पता चलती है, तो वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि उन्हें डायरेक्टर कुमार से मिलना होगा। रूपसा ने उसी का नाम क्यों लिया था? असली सच्चाई क्या थी? जब अरण्य, सौजन्य और अमित डायरेक्टर कुमार से मिलने जाते हैं, तो वहां जाकर देखते हैं कि कुमार की हत्या हो चुकी है। अमित कहता है, हमें अभी यहां से निकलना होगा, वरना पुलिस केस में फंस सकते हैं। वे तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे कुमार के घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। गोलियां चलाई जाती हैं और एक गोली सीधे अरण्य को लग जाती है। किसी तरह वे उसे अस्पताल पहुंचाते हैं। सौजन्य और अमित को भी हल्की चोटें आती हैं। इस बीच अरण्य को गोली लगने की खबर मीडिया में फैल जाती है। अमित सौजन्य से कहता है, कुछ दिनों के लिए शांत रहो। अगर मीडिया को सब कुछ पता चल गया तो अरण्य की छवि खराब हो जाएगी। सायंतिका भी सौजन्य से अनुरोध करती है कि वह धैर्य रखे। सौजन्य घर लौटकर रोने लगता है। तभी आरात्रिका उसके पास आकर कहती है, भाई, मैं तेरे साथ हूं, चल हम इस खेल का आखिरी पर्दा खोलकर रहेंगे। अरिजीत भी सामने आकर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। अरिजीत जानकारी निकालता है और पता चलता है कि रूपसा मुंबई में है। वे तीनों उसके घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि रूपसा अपनी बेटी राजन्ना को लेकर भाग रही है। अरिजीत और सौजन्य गुंडों से भिड़ जाते हैं। गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन किसी तरह वे सब बचकर भाग निकलते हैं। इसके बाद वे अपने दोस्त के घर जाकर छिपते हैं। उधर सायंतिका अस्पताल से अरिजीत को फोन करती है। अरिजीत अपनी मां को बताता है कि वे कहाँ हैं और उससे चिंता न करने के लिए कहता है। अब तीनों भाई बहन रूपसा से सवालों की झड़ी लगा देते हैं। रूपसा डर के मारे कांपने लगती है और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। जब रूपसा एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, तब विदेश में शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। देखने में बेहद हैंडसम। वह प्रोजेक्ट जेनेसिस का एक शोधकर्ता था, नाम प्रकाश सिंह। हमारी जान पहचान हमारे फिल्म के डायरेक्टर कुमार ने करवाई। हमारे बीच एक प्रेम संबंध बन गया। एक दिन वह मुझे अपनी लैब में लेकर गया और वहां जाकर अचानक मेरे पेट में भयानक दर्द होने लगा। इतना ज्यादा दर्द कि मैं बेहोश हो गई। उसने मेरी सेवा कर मुझे ठीक किया। हमारे बीच नजदीकियां और बढ़ीं। मैं गर्भवती हो गई, लेकिन जब मैं यह खबर प्रकाश को देना चाही, तब वह अपने शोध के काम से विदेश गया हुआ था। जब उसे यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ और कहा कि वह भारत लौटते ही मुझसे शादी कर लेगा।
तो अरण्य की छवि खराब हो जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद डायरेक्टर कुमार आया और उसने बताया कि प्रकाश की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वह मुंबई लौट रहा था, लेकिन एयरपोर्ट आते समय उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने प्यार के बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन समाज क्या कहेगा और मेरे करियर का क्या होगा। तब कुमार ने मुझे अरण्य को फंसाने का प्लान दिया। पूरा प्लान कुमार ने ही बनाया था और उसी प्लान के अनुसार मैंने काम किया। अरण्य हमारे जाल में फंस भी गया। रूपसा ने कहा, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि प्रकाश जिंदा है। इतना कहते ही उन पर फिर हमला हो गया। किसी तरह वे वहां से बचकर भाग निकले। अरिजीत ने कहा, हम जो भी कर रहे हैं वह किसी को पता कैसे चल रहा है। यह कहते हुए तीनों भाई बहन गहराई से सोचने लगे। उन्होंने हर क्लू को ध्यान से जांचना शुरू किया। इससे उन्हें अंदाजा होने लगा कि इस सब के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। वे अपनी मां को फोन कर पूरी बात बताते हैं कि रूपसा ने क्या कहा, और यह भी बताते हैं कि रूपसा को गोली लगी है और वे अरिजीत के एक फार्म हाउस में छिपे हुए हैं। आरात्रिका उसका इलाज कर रही है। वे अपनी मां से कहते हैं, तुम पापा का ध्यान रखो, हम पुलिस को खबर देने वाले हैं। तभी अमित फोन पकड़कर कहता है, तुम लोग वहीं रहो, मैं आ रहा हूं। अचानक आरात्रिका जोर से चिल्लाती है और कहती है, रूपसा अब नहीं रही, वह मर चुकी है। सौजन्य रोते हुए कहता है, अमित काका, सब खत्म हो गया, मुझे मेरा सच कभी पता नहीं चलेगा। अमित उसे सांत्वना देता है और कहता है, घर लौट आओ। तीनों भाई बहन घर लौट गए। 7 दिन बाद अरण्य घर वापस आया। सायंतिका, अमित और अरण्य ड्राइंग रूम में बैठे थे और डॉक्टर ऐसे ही अभी अरण्य का चेकअप करने आए थे। तभी अचानक पुलिस घर में आ गई। यह देखकर सब चौंक गए और बोले, ऑफिसर आप यहाँ। तब ऑफिसर बोले, हमें यहाँ बुलाया गया है। तभी ऊपर से तीनों भाई बहन नीचे उतरते हैं। वे कहते हैं, हमने बुलाया है, आज 20 साल के इस नाटक का पर्दाफाश होगा। सौजन्य ने कहा, पापा क्या आप सच नहीं जानना चाहेंगे? फिर सौजन्य ने ऑफिसर से कहा, उन्हें अंदर लाइए। ऑफिसर ने आवाज दी और तभी कमरे में रूपसा दाखिल हुई। उसे देखकर सब हैरान रह गए। फिर सौजन्य ने बोलना शुरू किया, जब हम दीदी के साथ विदेश गए वहीं हम पर पहला हमला हुआ। लेकिन क्यों? हमें मारने की कोशिश कौन करेगा? हमारे वहां जाने की बात सिर्फ हमें ही पता थी। तब हमने दीदी के सर जॉनसन की मदद ली। उन्होंने हमें बताया कि प्रोजेक्ट जेनेसिस एक गुप्त शोध परियोजना थी जिसमें कुछ वैज्ञानिक काम कर रहे थे। हमने उनसे यह पता लगाने को कहा कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन शामिल थे। उन्होंने हमें बताया कि इसमें एक भारतीय वैज्ञानिक भी था जिसका नाम था डॉक्टर अभिजीत गुहा। हम पहले ही रूपसा के घर से प्रकाश की तस्वीर ले आए थे। रूपसा की बातों के अनुसार जैसे ही दीदी ने प्रकाश की तस्वीर देखी, उन्हें याद आया कि उन्होंने इसे पहले डॉक्टर जॉनसन की लैब में देखा था। फिर डॉक्टर जॉनसन ने बताया कि प्रकाश छुट्टी लेकर भारत गया है। इसके बाद हमने सारी जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने प्रकाश बाबू को तब पकड़ा जब वह दोबारा विदेश भागने की कोशिश कर रहा था। उनके डेटाबेस की जांच करने पर हमें असली मास्टरमाइंड का पता चला। अब आरात्रिका बोल उठी, तो क्या डॉक्टर अभिजीत बाबू अब आप खुद बताएंगे या हम बताएं? अरण्य, सायंतिका और अमित अपने फैमिली डॉक्टर की ओर अवाक होकर देखने लगे, जो असल में सौजन्य का भी डॉक्टर था। रूपसा चिल्लाकर बोली, अभी आप? आखिरकार डॉक्टर अभी ने बोलना शुरू किया, हाँ, मैं डॉक्टर अभिजीत गुहा हूं, जिसे सब डॉ अभी के नाम से जानते हैं। मैं विदेश में प्रोजेक्ट जेनेसिस पर शोध कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी संतान दुनिया की सबसे परिपूर्ण संतान बने, एक सुपरमैन। मैं उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकूं। मेरा सहायक प्रकाश था। वह पैसों के लिए मेरे साथ काम करता था। लैब तक लड़कियों को लाना और उनके साथ प्रेम का नाटक करना प्रकाश का काम था। हमारे पहले परीक्षण के लिए हमने रूपसा को चुना। पहले मैंने डायरेक्टर कुमार से दोस्ती की और कहा कि मैं उसकी फिल्म में पैसा लगाना चाहता हूं। उसे एक निर्माता की जरूरत थी, तो वह आसानी से मान गया। फिर उसी ने प्रकाश और रूपसा की मुलाकात कराई। जब हमारे परीक्षण में रूपसा गर्भवती हुई, तब कुमार ने हमारे प्लान के मुताबिक अरण्य को फंसाने के लिए रूपसा को तैयार किया, क्योंकि कुमार को अरण्य पसंद नहीं था और हमें भी एक ऐसे प्रतिष्ठित परिवार की जरूरत थी जो हमारी क्रिएशन को नुकसान न पहुंचाए। मैंने सौजन्य पर नजर रखने के लिए उनके परिवार का डॉक्टर बनने का नाटक किया। मेरी योजना के मुताबिक कुमार ने रूपसा को विदेश से बुलाया, क्योंकि सौजन्य को बचाने के लिए उसकी बहन का डीएनए चाहिए था। मैं अपनी पहली क्रिएशन को मरने नहीं दे सकता था। बाद में कुमार को सब कुछ पता चल गया और तुम सब भी उसके करीब पहुंच चुके थे। अगर कुमार जिंदा रहता तो मैं पकड़ा जाता, इसलिए मैंने कुमार की हत्या कर दी। जब हमारी गुप्त शोध की भनक विदेशी सरकार को लगी तो उन्होंने उसे बंद कर दिया।
तब मैंने भारत में अपना शोध जारी रखा और विदेश से मेरी मदद करता था प्रकाश। डॉक्टर गुहा बात करते करते अचानक बंदूक तानकर अरण्य की ओर निशाना साधते हैं, लेकिन तभी अरिजीत ने एक झटके में बंदूक गिरा दी। फौरन पुलिस ने डॉक्टर गुहा को पकड़ लिया। डॉक्टर गुहा हंसते हुए बोला, मेरी क्रिएशन एक दिन जरूर सफल होगी, अगर यहां नहीं तो विदेश में। पुलिस डॉक्टर गुहा और प्रकाश को गिरफ्तार करके ले जाती है। रूपसा अपनी बेटी राजनंदिनी को लेकर विदेश अपने पति के पास लौट गई और सौजन्य को उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि वह दिल से अरण्य का ही बेटा था। अब अरण्य और उसका परिवार एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सौजन्य का भविष्य क्या होगा? क्या वह सच में एक सुपर ह्यूमन है? और डॉक्टर गुहा की बाकी क्रिएशन का क्या होगा? सवाल अब भी बाकी था।